आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की। आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस कि डिफरेंट इमरजेंसीज हैं, उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो हमारे संविधान में जो है इमरजेंसी 3 टाइप की बताई हुई है, दैट इज़ नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। तो हम आने वाली क्लासेस में इन तीनों इमरजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं कि जो इमरजेंसी है वो क्यों डाली गई थी हमारे संविधान में, ताकि हमारी जो देश है उसकी सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी बची रहे। ठीक है। और इमरजेंसी में क्या होता है ये याद रखिएगा कि जो केंद्र सरकार होती है वो बहुत शक्तिशाली बन जाती है, वो बहुत पावरफुल बन जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट्स की पावर है वो हमारे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और इसके लिए हमें संविधान में कोई संशोधन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल इमरजेंसी लगाएंगे तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी ज़्यादातर पावर जो स्टेट के हैं वो सेंटर के हाथ में चली जाएंगी। तो एकाकीकरण हो जाएगा उन पावर्स का। तो हमारी अब आते हैं, हम पहली इमरजेंसी पढ़ते हैं। ठीक है। इमरजेंसी पहले हम पढ़ेंगे दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे संविधान में बताई गई है। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ये बहुत बार लगती रहती है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं इसको, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हम धीरे धीरे करके तीनों इमरजेंसीज को अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी नेशनल इमरजेंसी से। कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? आर्टिकल 352। तीनों इमरजेंसीज के आर्टिकल हैं वो याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, याद रखिएगा तीनों के तीनों इमरजेंसी जो डिक्लेयर होती है वो प्रेसिडेंट करता है। हमारी जो इमरजेंसीज होती हैं वो डिक्लेयर प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। तो किन किन ग्राउंड्स पे लगा सकते हैं हम? जब हमारे कोई वॉर होना हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या आर्म्ड रेबिलियन हो। ठीक है, वॉर होना मतलब कुछ वॉर किसी टाइप सिचुएशन लग रही हो देश में, तो हो सकता है। बाहर से कुछ हमारे खतरा लग रहा हो, वो हो सकता है। और आर्म्ड रेबिलियन मतलब अगर देश के अंदर ही कुछ खतरे की बात हो तो वो लग सकता है, या फिर देश में कुछ किसी राज्य में या फिर देश के किसी भाग में या राज्य के किसी भाग में कुछ उथल पुथल हो रही हो, ज़्यादा ही माहौल ख़राब हो रहा हो, तब हो सकती है। ठीक है, तो ज़रूरी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। कि भाई ज़रूरी नहीं है कि पहले वॉर होगा या बाहर से पहले कोई खतरा आएगा, या फिर देश के राज्य में या राज्य के किसी भी भाग में पहले कुछ उथल पुथल होगी, या फिर वहाँ कुछ जो है ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हम इमरजेंसी लगानी पड़े। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सिचुएशन ऐसे होने वाली है, अभी हुई नहीं है, हाँ पर होने वाली है आगे कुछ दिनों में, सिचुएशन ऐसी है कि वॉर हो सकता है, बाहर से कोई खतरा हो सकता है, या फिर किसी भी स्टेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ हलचल मच सकती है, कुछ डेंजर वाली बात हो सकती है, तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पहले ये तीनों चीज़ें होंगी तब इमरजेंसी लगेंगी। अगर लग रहा है प्रेसिडेंट को, वो सेटिस्फाई है कि भाई इमिनेंट डेंजर है, कि कुछ डेंजर होने वाला है किसी भी रूप में, तो इमरजेंसी हम वो लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 2 टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, जब हमारी जो इमरजेंसी है वो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगती है तो हम उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। और जब आर्म्ड रेबिलियन के बेसिस पे लगती है, मतलब आर्म्ड रेबिलियन क्या होता है कि भाई देश किसी भी राज्य में या किसी राज्य के किसी भी पार्ट में कुछ रेबिलियंस हो, कुछ जैसे दंगे वंगे कभी कभी हो जाते हैं, तो कभी कभी इमरजेंसी लग जाती है ना, तो देश के अंदर कुछ उथल पुथल हो रही हो, उसके बेसिस पे आर्म्ड रेबिलियन के बेसिस पे जो इमरजेंसी लगती है वो उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। और देश में बाहर से कोई खतरा आ रहा हो, जैसे वॉर की सिचुएशन हो गई हो या एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कुछ खतरा आ रहा हो, तो उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लगती है जब देश के अंदर कुछ खतरा हो, तो उसके बेसिस पे जो इमरजेंसी लगेगी वो इंटरनल होगी। और एक्सटर्नल ये ऑफ कोर्स सी बात है, नाम से पता चल जाना चाहिए, बाहर से कुछ खतरा आ रहा हो तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, अब देखते हैं कि पहले जो था आर्म्ड रेबिलियन जो वर्ड है उसकी जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस था।
ठीक है। आर्म्ड रेबिलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस था, पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में आर्म्ड रेबिलियन को चेंज करके, सॉरी, इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रेबिलियन लिख दिया, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है उसका कुछ ढंग से मीनिंग समझ नहीं पा रहा था। ये वर्ड जो थी बहुत वेग थी, मतलब क्लियर नहीं था इसका मीनिंग क्या है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रेबिलियन जो है वो चेंज कर दिया। संविधान में अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हो ना जिनका मतलब मीनिंग क्लियर ना हो, वेग हो, अच्छी तरह पता ना हो कि इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, तो हमारे जो अथॉरिटीज हैं या फिर कोई भी हो उनका जो है गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए संविधान को बीच बीच में संशोधन की जरूरत पड़ती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि भाई ताकि जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्लियर हो, गलत फायदा ना उठाया जा सके। अब 1975 वाली इमरजेंसी आई होप सबको याद होगी। 1975 में इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंडिया की, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, वो थी नेशनल इमरजेंसी, और वो लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे। तो देखिएगा कि इमरजेंसी वाले प्रोविजंस में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो 1975 वाली इमरजेंसी के बाद ही हुए हैं। 77 तक चली थी, 77 में इलेक्शन हुए थे, फिर इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो हट गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार जो थी वो बनी थी। तो 1978 में जो हमारे मेनली प्रोविजंस होंगे, मेनली अमेंडमेंट्स होंगे, वो इमरजेंसी को लेके ही होंगे कि भाई उन्होंने झेला था कि इमरजेंसी का किस तरह गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इमरजेंसी के प्रोविजंस में बहुत चेंजेस हुए 1975 वाली इमरजेंसी के बाद, 1978 में जब सरकार मोरारजी देसाई की बनी थी। ठीक है, और प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी लगा सकता है, और प्रेसिडेंट तभी लगाएगा जब उनको जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है, उसकी रिटन रिकमेंडेशन मिलेंगी। ठीक है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं लगाएंगे कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने जाके बोल दिया इमरजेंसी लगानी है तो लगाओ, नहीं, कैबिनेट जो है प्राइम मिनिस्टर की उसकी रिटन रिकमेंडेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बताया भी 1975 में देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एडवाइज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी विदाउट द कंसल्टिंग हर कैबिनेट। के भाई 1975 में इंदिरा गांधी ने सीधा राष्ट्रपति को बोल दिया था, एडवाइस कर दिया था कि इमरजेंसी लगाओ। अपने कैबिनेट से कुछ सलाह नहीं ली थी, कुछ पूछा भी नहीं था कैबिनेट को, तो बल्कि अगले दिन पता चला था जब इमरजेंसी लग गई थी, नहीं लगने वाली थी, बस उससे कुछ देर पहले पता चला था, कुछ रिकमेंडेशन नहीं ली थी। तो अब क्या है, अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को जो है अपने कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, तब ही प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी आती है ये। ठीक है, अच्छा, ओके, नो नो सॉरी, हाँ अब आती है। पहले 1975 में इम्यून कर दी थी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता अगर इमरजेंसी गलत बेसिस पे लगाई गई है, पर उसके बाद चेंज कर दिया था ये प्रोविजंस। मैंने बताया था 1978 में बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो चेंज हुए थे, तो उसके बाद ये जो है चैलेंज कर सकते हैं अब इसको कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने डिफरेंट जजमेंट्स में, एक मिनेरवा मिल केस का नाम याद रखिएगा। मिनेरवा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो कोर्ट में चैलेंज हो सकती है कि भाई किस ग्राउंड पे लगाई हुई है, वो ग्राउंड सही भी है या नहीं है। ऑफ कोर्स ये बात अगर जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएंगी तो नेशनल इमरजेंसी का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, ये हमारा हिस्ट्री में बता चुकी है। तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर इसको लाना ही पड़ेगा ताकि इमरजेंसी के प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, और कितने मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है इमरजेंसी को। मान लीजिए कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इमरजेंसी अपने जो कैबिनेट है उनकी रिटन रिकमेंडेशन ले ली और उन्होंने जाके प्रेसिडेंट को बोल दिया कि तुम इमरजेंसी लगाओ। ठीक है, इमरजेंसी लगा दी। अब ये है कि वो इमरजेंसी कब तक लगेगी, यूँ तो थोड़ी ना है कि एक बार इमरजेंसी लग गई तो वो कंटिन्यू ही रहेगी जितना हो सके, नहीं, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, उसके बाद पार्लियामेंट से भी अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी के लिए। ठीक है, लगने के बाद, ठीक है, लगा दी, उसके बाद दोनों सदन से, और ड्यूरेशन क्या होगी वो देखते हैं। यूँ नहीं है कि एक बार इमरजेंसी लग गई, प्राइम मिनिस्टर ने के एडवाइस पे अपनी कैबिनेट से पूछ के रिकमेंडेशन लेके प्रेसिडेंट को बोल दिया कि इमरजेंसी लगानी है, ठीक है लग गई, पर प्रॉपर ड्यूरेशन होती है, फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल भी जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। कि भाई हमारी इमरजेंसी लग गई है, उसके 1 महीने के अंदर दोनों सदन से पास होना चाहिए वो अप्रूवल। ठीक है, मतलब लोकसभा राज्यसभा उस इमरजेंसी वाले प्रोविजन को, उस इमरजेंसी वाले जो है प्रोक्लेमेशन को, जो इमरजेंसी लगाई गई है उसको लेके 1 महीने के अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन से इमरजेंसी लगाई है उस दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर हमारे दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा वो वाला बिल, वो वाला प्रोविजन जो है। ठीक है,
अगर दोनों हाउस जो है वो 1 महीने के अंदर पास कर देते हैं इमरजेंसी को, तो इमरजेंसी 6 महीने तक रहेगी। ठीक है, अगर ध्यान से सुनिएगा, 1 महीने के अंदर इमरजेंसी लग गई, अब जिस दिन से लगी है उसके 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। दोनों हाउस ने पास कर दी प्रेसिडेंट इमरजेंसी, तो वो लगातार 6 महीने तक रह सकती है। ठीक है, हाँ, और ये एक्सटेंड हो सकती है कि मान लीजिए 6 महीने तक रही, उसके बाद इमरजेंसी को एक्सटेंड करना हो तो वो कितने भी टाइम तक हो सकती है। शर्त ये है कि हर 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, 1 महीने जो है 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा को। 6 मैक्सिमम एक लगातार 6 महीने तक रह सकती है, और कंटिन्यू रह सकती है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम, कि भाई इनडेफिनेट पीरियड के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, पर शर्त ये है कि पार्लियामेंट को हर 6 महीने के अंदर उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि पास करने के लिए मेजोरिटी कौन सी चाहिए। कल वाली क्लास में मैंने 4 टाइप की मेजोरिटी बताई थी, उसमें मैंने अच्छी तरह बताया था कि नेशनल इमरजेंसी को पास करने के लिए कौन सा प्रोविजन चाहिए। ठीक है, हाँ, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मान लीजिए आज इमरजेंसी लगी, कल लोकसभा डिसॉल्व हो गई, क्योंकि लोकसभा तो पूरी की पूरी एक बार डिसॉल्व हो जाती है। तो क्या होगा कि जैसे आज इमरजेंसी लगी, कल या कुछ दिन बाद हमारी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, और इन टाइम के बीच में लोकसभा ने पास नहीं किया इमरजेंसी का प्रोविजन, तो जब नई लोकसभा बैठेगी, जब नई हमारे इलेक्शंस हो जाएंगे, जब नए एमपी चुने जाएंगे, और जब लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, पहली मीटिंग से लेके 1 महीने के अंदर का जो टाइम होगा, उस बीच में जो है हमारी जो ये इमरजेंसी वाला प्रोविजन है लोकसभा को पास करना पड़ेगा। शर्त ये है कि इस पीरियड के बीच में कि भाई हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, और जब लोकसभा की पहली मीटिंग हुई या फिर लोकसभा की पहली मीटिंग की शर्त ये है कि उस बीच में राज्यसभा को वो पास कर देना चाहिए, राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, दोनों हाउस पार्लियामेंट के दोनों हाउस को 1 महीने के अंदर हमारी इमरजेंसी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, बाई चांस ऐसा हुआ आज इमरजेंसी लगी, उसके 1-2 दिन बाद, या कुछ 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, उसके पहले ही हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो इस मामले में क्या हो, इस केस में ये होगा कि जब लोकसभा नई बनेगी, मतलब नए इलेक्शन हो जाएंगे, नए एमपी चुने जाएंगे, तो जब नई लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, उसके 1 महीने के अंदर हमारी जो है लोकसभा को हमारी इमरजेंसी वाला प्रोविजन पास करना पड़ेगा। शर्त ये है कि जब हमारी लोकसभा की पहली मीटिंग हुई है ना, उससे पहले हमारी राज्यसभा उसको 1 महीने के अंदर पास कर दे, क्योंकि इलेक्शंस, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर नई लोकसभा बनती है, तो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा को उस पीरियड के अंदर पास करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक बार दोनों हाउस ने पास कर दी तो 6 महीने तक लगातार वो रह सकती है, और अगर उसको वो इंडेफिनेट पीरियड तक रह सकते हैं कि अगर भाई चाहे तो उसको कितने भी टाइम तक खींच सकते हैं, पर ये शर्त है कि हर 6 महीने के अंदर हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मेजोरिटी देखते हैं क्या क्या होती है। स्पेशल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, मतलब लोकसभा भी वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करे और राज्यसभा भी स्पेशल मेजोरिटी से पास करे। स्पेशल मेजोरिटी की वाली कौन सी, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वाला मैंने लास्ट क्लास में अच्छी तरह बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, बस याद रखिएगा। प्रोक्लेमेशन के लिए नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी में भी हमने आई थिंक 3 या 4 टाइप की स्पेशल मेजोरिटी पढ़ी थी, तो उसके अंदर कौन सी वाली स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब देखो इतना लंबा प्रोसीजर है ये, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसको इतना लंबा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि इसका गलत इस्तेमाल कम से कम हो या ना ही हो। ठीक है, प्रोक्लेमेशन हो गया कि भाई इमरजेंसी लगाने का क्या है, मेजोरिटी देख ली किससे पास होगा। रिवोकेशन कि भाई अगर उसको हटाना हो तो क्या करेगा, कि भाई जैसे लगाने के लिए तो हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ही ना, कि एक बार लगा दी चल ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट को पास करना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट पास नहीं करती है तो वो इमरजेंसी तुरंत की तुरंत हट जाएगी। रिवोकेशन के लिए हमें कुछ पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, प्रेसिडेंट जब चाहे वो जो है वो रिवोक कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी जो है वो हटा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, जब उनको लगे कि ठीक है सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल हो गई है, नॉर्मल हो गई है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने उससे जो है वो
कर सकता है अपनी और अगर कि भाई उनको लगे कि ठीक है सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है तो वो हटा सकते हैं। हाँ, पर अगर लोकसभा खुद पास कर दे कि भाई ठीक है अब अपनी इमरजेंसी हटाओ ये वाली, तो प्रेसिडेंट को हटानी ही पड़ेगी। प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते कि भाई ठीक है अभी नहीं हटा रहा, नहीं, लोकसभा ने कह दिया तो हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो जो है वो काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। ठीक है, ये प्रेजेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर प्रेसिडेंट को खुद लगता है कि भाई ठीक है वो मतलब लोकसभा ने रिजोल्यूशन पास नहीं किया है, ठीक है, प्रेसिडेंट को लगता है कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है तो वो हटा सकता है। पर हाँ, अगर लोकसभा प्रोक्लेमेशन रिवोकेशन वाला प्रोविजन पास कर देती है कि भाई इमरजेंसी जो है वो हटाओ, तो प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, या सिचुएशन मेरे को अभी सही नहीं लग रही है। लोकसभा ने पास कर दिया तो उनको हटानी ही पड़ेगी। और हटाने के लिए क्या होता है, हटाने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है? सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, हटाने में राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, लगाने में राज्यसभा लोकसभा दोनों का रोल था, दोनों को पास करनी पड़ेगी। हटाने में राज्यसभा कोई रोल नहीं है, सिर्फ लोकसभा का है। ठीक है, और हटाने में भी हटाना इजी है। ठीक है, हटाने में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, वो भी लोकसभा में। ठीक है, और लगाने में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ये डिफरेंस ही बताया हुआ है। ठीक है, कि भाई लगाने हटाना हो तो सिर्फ लोकसभा, अगर लगानी हो तो दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा। और अगर हमारी जो है हटानी हो तो सिंपल मेजोरिटी से जो है वो पास हो जाएगा, और लगानी है तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल और रिजोल्यूशन अप्रूविंग द कॉन्टिन्यूशन, मतलब प्रोक्लेमेशन। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे लगाते हैं, उसको कैसे हटाते हैं, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। कि मान लीजिए हमारे देश में या किसी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो क्या क्या इफेक्ट होंगे। ऑफकोर्स सी बात है, कुछ इफेक्ट तो होंगे ही। तो हम देखते हैं 3 इफेक्ट होते हैं। सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे क्या क्या इफेक्ट होंगे, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट होंगे, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे क्या क्या इफेक्ट होंगे। अब ऑफकोर्स ये बात है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है वो इफेक्ट होंगे ही, क्योंकि इमरजेंसी में क्या होता है कि ज़्यादातर पावर जो है वो सेंटर, स्टेट वाली पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है, तो सेंटर पावरफुल बन जाता है। तो हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या डिफरेंस आता है। कि भाई जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है ना, सेंटर जो है वो देगी डायरेक्शन स्टेट को किसी भी मामले में। मान लीजिए स्टेट, अब सेंटर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देगी कि सेंटर बोले कि स्टेट को तुम ये करो तुम वो करो। ठीक है, स्टेट जो है सेंटर के पूरे कंट्रोल में आ जाती है। स्टेट सस्पेंड नहीं होती है, याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होती है, काम करती है, पर वो जो भी काम होगा, जो भी डायरेक्शन होगी वो सेंटर प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेट असेंबली सस्पेंड नहीं होती है। ठीक है, वो काम करती है सेंटर के डायरेक्शंस पे। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव हो गया। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने की प्रक्रिया में क्या है कि पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर टू मेक लॉज ऑन द एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। कि भाई स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उन पे हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। फिर क्या होता है यूजुअली नॉर्मल डेज में, नॉर्मल कंडीशन में, कि भाई स्टेट लिस्ट पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती हैं, पर इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे भी हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट सस्पेंडेड। कि भाई लॉ बनाने की पावर जो है वो खत्म नहीं होती है स्टेट के पास, हाँ, पर वो पावर हमारी सेंटर को चली जाती है। इट बिकम सब्जेक्ट टू द ओवर राइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होती है, याद रखिएगा, बार बार लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाएगी, एंड सिंपल आप लोगों को लगेगा भी ठीक है सेंटर सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे रही है, सेंटर सारे लॉ बना रही है, पार्लियामेंट लॉ बना रही है, तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड होगी नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होती है, वो काम करती है पर सेंटर के बेसिस पे, सेंटर के डायरेक्शंस पे। ठीक है, अब मान लीजिए जिन हमारे जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे हमारे पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं, स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाए हैं, जैसे इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के बाद वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे, मतलब वो काम नहीं करेंगे। ऑफकोर्स से बात है कि मान लीजिए इमरजेंसी आज लगी है, हमारी नेशनल इमरजेंसी किसी भी स्टेट में लग गई, मान लीजिए हरियाणा, यूपी, किसी में भी लग गई, तो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे जो है वो लॉ बना देगी। मान लीजिए हमारी इमरजेंसी 1 महीने बाद खत्म हो गई, तो ये मतलब थोड़ी ना है उसका कि पार्लियामेंट ने जो जो हमारी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाए हैं वो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे, नहीं। जिस दिन इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 महीने के बाद वो अपने आप इनऑपरेटिव हो जाएंगे, वो मान्य नहीं रहेंगे। ठीक है, वही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है।
ठीक है। स्टेट लिस्ट पे ऑर्डिनेंस तभी इशू करता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। बस ये मैं आगे वाले प्रेजेंट वाले सेशन में बताऊंगी, क्लास में बताऊंगी, बस याद रखिएगा। पार्लियामेंट जो है वो हमारी लॉ बनाएगी स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे, और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है स्टेट लिस्ट पे। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में क्या हो गया कि जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन है वो सेंटर लेगी। लेजिस्लेटिव में क्या हो गया कि भाई जितने भी स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट उन पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट हमारा ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। फाइनेंशियल में क्या होगा, अब ऑफकोर्स ये बात है कि भाई मनी रिलेटेड इश्यूज तो होंगे ही ना। President can modify the constitutional distribution of revenues between center and the state, कि president जो है वो modify कर सकता है कि भाई particular जो revenues हैं सेंटर और स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इमरजेंसी के टाइम पे। लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट था, फाइनेंशियल में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है कि भाई रेवेन्यू का पैसों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और जो उसने मॉडिफिकेशन बताए हैं, जो चेंजेस बताए हैं, वो जैसे ही टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी, ठीक है, जैसे ही वो मॉडिफिकेशंस बताए हैं उन्होंने, वो तब तक चलेंगे, उस वाले फाइनेंशियल ईयर तक चलेंगे जब तक इमरजेंसी मतलब कंटिन्यू है। जैसे ही इमरजेंसी कंटिन्यू हो गई उसके अगले वाले फाइनेंशियल ईयर तक जो है वो मॉडिफिकेशन इनऑपरेटिव हो जाएंगे, मतलब मान्य नहीं रहेंगे। मान लीजिए आज इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो हमारी ये वाला आज इमरजेंसी लगी तो प्रेसिडेंट ने कुछ हमारे चेंजेस कर दिए कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर पैसों को लेकर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिए। वो इमरजेंसी जो है वो 1 महीने बाद खत्म हो गई, तो वो वाले जो मॉडिफिकेशंस प्रेसिडेंट ने किए हैं इस 1 महीने के अंदर, वो कब तक लागू रहेंगे? वो लागू रहेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ नहीं जाता, मतलब मार्च वाला 2021 वाली, जैसे मान लीजिए हमारी आज लगी है, 1 महीने के अंदर खत्म हो गई, तो जब तक ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हो जाता तब तक वो मॉडिफिकेशन रहेंगे। उसके बाद अपने आप ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा ये वाला, तो उसके बाद अपने आप वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे, मान्य नहीं रहेंगे। सिंपल ईयर हमारा नॉर्मल ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जिस वाले साल में, जिस वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी इमरजेंसी लगी है ना, तो वो पूरे साल तक चलेगा फिर, और वो वाला जो मॉडिफिकेशन वाला ऑर्डर है वो दोनों हाउस के सामने रखना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। फाइनेंशियल में फाइनेंशियल ईयर वाला आई थिंक समझ आ गया होगा कि मान लीजिए आज इमरजेंसी लगी है, प्रेसिडेंट ने कुछ हमारे रेवेन्यू के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए पैसों को लेके या फिर कुछ भी रेवेन्यू को लेके, और 1 महीने के बाद हमारी इमरजेंसी हट गई, इनऑपरेटिव हो गई, तो वो वाले मॉडिफिकेशन जब तक ये वाला पूरा फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल नहीं आ जाता, ये वाला अप्रैल तक चलेगा ना, 31 मार्च तक, तो जब तक ये वाला 31 मार्च तक हमारा ये वाले मॉडिफिकेशन चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं लोकसभा की एंड लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है कि भाई लोकसभा जो है हमारी इमरजेंसी लग गई तो लोकसभा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कि यूजुअली 5 साल की होती है ना, तो अगर हमारी इमरजेंसी लग रही है, इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा वो भी तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना, कि लाइफ ऑफ लोकसभा जो है नॉर्मल से एक्सटेंड हो सकती है, मतलब 5 साल से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है फॉर 1 ईयर एट ए टाइम, ठीक है। कि मान लीजिए हमारी इमरजेंसी लग रही है, ठीक है, नॉर्मल 5 साल की होती है लोकसभा, इमरजेंसी लग गई, लोकसभा के इलेक्शंस नहीं हुए, तो लोकसभा की लाइफ जो है 1 साल और बढ़ा दी जाएगी। ऐसा हम कितनी भी बार कर सकते हैं, पर हाँ ये है कि एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए ही बढ़ाई जाएगी, यूँ एक बार में एक टाइम पे 2 साल के लिए बढ़ा दी हमारी लोकसभा का टाइम, नहीं, एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ा जाएगा। हाँ, पर ये 1 साल का टाइम जो है कितनी बार भी हो सकता है, एनी लेंथ ऑफ द टाइम, ठीक है। अब ये अब नेक्स्ट प्रोविजन ये बताया हुआ है कि मान लीजिए आज इमरजेंसी लगी, लोकसभा इलेक्शंस होने थे, नहीं हो पाए, तो हमारी जो है हम इमरजेंसी हमारा जो है लोकसभा का टाइम जो है 1 साल तक बढ़ा दिया, ठीक है, ये प्रोविजन पास कर दिया कि चलो ठीक है 1 साल तक बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद 1 साल तक बढ़ा दिया, अब उसके बाद हमारे कुछ दिनों बाद ही इमरजेंसी हट गई। अब ये थोड़ा ना कि वो लोकसभा का टाइम जो 1 साल तक बढ़ाया गया था वो 1 साल तक ही बढ़ेगा, नहीं, फिर वो 6 महीने तक ही बढ़ेगा, उसके बाद हमारे इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। एक बार में 1 साल तक ही बढ़ा सकते हैं किसी, और वो 1 साल तक कितनी बार भी हो सकता है, बस हाँ एक टाइम पे 1 साल तक ही बढ़ाएंगे। और मान लीजिए इस जैसे आज हमारी इमरजेंसी लगी और दिख रहा है कि भाई कंडीशन सही नहीं है, तो लोकसभा का टाइम जो है, लोकसभा इलेक्शन होने थे, 5 साल पूरे हो गए, पर नहीं हो पाई इलेक्शन इमरजेंसी की वजह से, तो 1 साल तक लोकसभा का टर्म एक्सटेंड कर दिया।
अब इस लोकसभा का टर्म 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया, ये डिसाइड हो गया, ये पार्लियामेंट में सारे प्रोविजन पास हो गए। अब कुछ ही दिनों बाद, मतलब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, कितने भी दिन बाद, कुछ ही दिनों बाद ही हमारी इमरजेंसी हटा दी कि भाई सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो इमरजेंसी हटा दी। तो अब ये थोड़ा है कि वो 1 साल तक हमारी लोकसभा एक्सटेंड रहेगी, नहीं, वो फिर लोकसभा जो है 6 महीने तक ही एक्सटेंड रहेगी, उसमें इलेक्शंस करवा दिए हैं, मतलब उसमें फिर इलेक्शंस हो जाएंगे। अब ऐसे ही हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है कि जैसे लोकसभा का एक साल तक बढ़ता है, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी 1 साल तक बढ़ता है। हाँ, पर वो 1 साल तक कितने भी टाइम तक बढ़ सकता है, पर हाँ ये है कि एक बार में बस 1 साल तक ही बढ़ेगा, यूँ नहीं एक बार में 2 साल के लिए हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा का टाइम है वो बढ़ा दिया। वही फिर 6 महीने वाला फंडा है कि भाई अगर इमरजेंसी इनऑपरेटिव हो गई, इमरजेंसी को हटा दिया, तो फिर वो जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से घट के मैक्सिमम 6 मंथ हो जाएगा। और ये वाला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो प्रोविजन है वो पार्लियामेंट पास करेगी। ऑफ कोर्स ही बात है, जब सारे लेजिस्लेटिव पावर ही पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं तो ये वाला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म है वो बढ़ाने का काम भी पार्लियामेंट के पास ही चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोविजन से ध्यान रखिएगा, कहाँ प्रेसिडेंट है, कहाँ पार्लियामेंट है, क्या क्या जो लाइफ है पे वो क्या होता है। लोकसभा लोकसभा का टर्म बढ़ाना हो तो वो पार्लियामेंट ही पास करेगी, ऑफ कोर्स ही बात है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म बढ़ाना हो तो वो भी पार्लियामेंट ही पास करेगी, क्योंकि सारे लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस है वो पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं हमारे। अब हम आते हैं लास्ट प्रोविजन इसमें कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट्स वाला प्रोविजन होता है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं अंडर आर्टिकल 352, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट होगा वो आता है अंडर आर्टिकल 358 एंड 359 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 358 के अंडर आता है कि भाई हमारे जो आर्टिकल 9 है वो सस्पेंड हो जाता है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं। आर्टिकल 359 के अंडर है कि भाई आर्टिकल 19 को छोड़ के जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेके जो भी प्रोविजंस होते हैं वो आर्टिकल 359 के अंडर होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आएंगे, आर्टिकल 19 के सस्पेंशन से लेके जो भी प्रोविजंस आएंगे वो अंडर आर्टिकल 358 आएंगे, और अंडर आर्टिकल 19 के अलावा जितने फंडामेंटल राइट्स बच गए एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स उनका सस्पेंशन, उनके लिए प्रोविजन जो है आर्टिकल 359 के अंडर आते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 29 जो है वो सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 21 क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार, वो तो सस्पेंड नहीं हो सकता ना। और आर्टिकल 20 क्या है, हमारा अरेस्ट वाला था, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, तो वो देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 358 मतलब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 कि भाई मान लीजिए हमारे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया कि इमरजेंसी लगाई जाए, तो हमारा आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्या था, फ्रीडम ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स है ना, 6 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, टू रिसाइड, टू सेटल वाला, तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। प्रेसिडेंट को अपने ऑर्डर में अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आर्टिकल 19 को सस्पेंड करो। जैसे ही प्रेसिडेंट ने बोल दिया नेशनल इमरजेंसी लग रही है देश में किसी भी स्टेट में, तो वहाँ जहाँ जहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी है वहाँ पे आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, कोई सेपरेट ऑर्डर की, कोई सेपरेट प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, जुडिशियल रिव्यू के लिए है ये। ठीक है, और आर्टिकल 358 के दो प्रोविजन है कि जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल है वो सस्पेंड तभी हो सकते हैं जब हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी हो। ठीक है, एक तो ये है कि आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, अलग से प्रोविजन या ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। वो भी तब सस्पेंड होंगे कि भाई जब हमारी नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी हो। 3 बेसिस होते हैं ना, अगर आर्म्ड रेबिलियन के बेसिस पे लगी है हमारी नेशनल इमरजेंसी तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी है तो हमारा आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, और ये है कि भाई सिर्फ इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी लॉज है ना, इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो हम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी लॉ है, बाकी जो सिंपल कानून की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। इमरजेंसी से लेके जो है वो जो लॉ है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो प्रोटेक्टेड है, वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में।
बाकी सारे लॉ, बाकी सारे जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ऑफकोर्स ये बात है कि भाई इमरजेंसी की आड़ में कुछ भी कर लेंगे, फिर ऐसा नहीं है। ये वाला अमेंडमेंट जो है 1978 में बना था। मैंने पहले ही बताया था इमरजेंसी 1975 के इमरजेंसी के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस में। 1978 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। आर्टिकल 19 को ध्यान से देखिएगा, 358 के अंडर आता है। आर्टिकल 350 आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, वो भी तब जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे हमारी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हो। अब आते हैं आर्टिकल 315, मतलब आर्टिकल 19 को देखते हैं बाकी और फंडामेंटल राइट्स के लेके क्या क्या इशू है। और बाकी फंडामेंटल राइट्स वाले सस्पेंशन है, उनके प्रोविजन है, वो आर्टिकल 359 के बेसिस पे होगा। आर्टिकल 359 के अंदर बताया गया है, ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। दिस मीन्स दैट अंडर आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड बट देयर ओनली देयर इन्फोर्समेंट, ठीक है। एंड सस्पेंशन ओके। कि आर्टिकल 359 के अंदर हमारा बाकी जो फंडामेंटल राइट्स बच गए, आर्टिकल 20 और 21 के अलावा और आर्टिकल 19 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं उनके। अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो मैंने बताया था कि हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। तो वो जो कोर्ट वाले जाने वाली प्रक्रिया है वो हमारी सस्पेंड हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे लागू रहेंगे, पर हाँ अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उनके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं, उनके खिलाफ जो हमारे अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो वाला हमारा कोर्ट जाने वाला जो प्रोसीजर है वो सस्पेंड हो सकता है, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है। और वो भी सिर्फ उन वाले राइट्स को लेके जो प्रेसिडेंट ने अलग से ऑर्डर में बताए हुए हैं कि भाई ये वाले पर्टिकुलर राइट सस्पेंड हो रहे हैं तुम्हारे, मतलब उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 19 में तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, प्रेसिडेंट अलग से ऑर्डर में नहीं बताएगा कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो रहा है। इमरजेंसी लगते ही ये तो मान लिया जाता है, या फिर ये तो है ही कि आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो गया, कुछ अलग से ऑर्डर में बताने की जरूरत नहीं है। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स बच गए आर्टिकल 20 और 21 को लेके, उनमें हमारे सिर्फ वो वाले राइट्स जो हैं वो वाले इफेक्ट होंगे, उन वाले राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा जो हमारे प्रेसिडेंट ने पर्टिकुलर अपने ऑर्डर में बताए हुए कि भाई ये वजह से आर्टिकल 19 के अलावा जो भी 14, 15 जो भी आर्टिकल है बच गए, सिर्फ जो पर्टिकुलर ऑर्डर में बताए हुए हैं कि भाई ये 2-3 राइट हैं या फिर 4-5 राइट हैं, सिर्फ वो वाले राइट हैं उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा, ठीक है। जो ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स यूं के यूं चलते रहेंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड आर्टिकल 20 और 21 तो है वो तो फिर प्रोटेक्टेड ही रहते हैं कि भाई आर्टिकल 20 और 21 का इन्फोर्समेंट लागू रहेगा कि भाई अगर बात हमारी इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 की आती है, हमारा 20 और 21 में से कोई भी वायलेट होता है तो उनके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड नहीं होता है। बाकी जितने भी राइट्स हैं आर्टिकल 19, 20 और 21 को लेके जितने भी राइट्स हैं उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो सकता है। मतलब इन तीनों राइट्स के अलावा बाकी जो भी राइट्स बच गए अगर वो हमारे वायलेट होते हैं तो उनके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे अंडर आर्टिकल 359, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 वायलेट होता है तो हमारा उसके खिलाफ कोर्ट हम जा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 358 और 359 में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 358 जो होता है वो डील करता है आर्टिकल 19 से, वेयर आर्टिकल 359 जो है वो डील करता है जो भी हमारे उसके आर्टिकल 19 के अलावा जो भी हमारे प्रोविजंस जो हैं, जो भी आर्टिकल बच गए उनसे डील करता है। आर्टिकल 358 के अंदर हमारा आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही हमारी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। और आर्टिकल 359 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट को जो है अपने ऑर्डर में बताना पड़ेगा कि इन राइट्स का जो इन्फोर्समेंट है, इन राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड हुआ है, ठीक है। इट ओनली एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के भाई जो हमारे ऑर्डर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में बताए हुए हैं सिर्फ उनका जो इन्फोर्समेंट है, मतलब उनके खिलाफ उनके वायलेशन के खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो वाले फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है।
आर्टिकल 358 ऑपरेट्स इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, कि भाई आर्टिकल 358 जो है तभी लागू होगा जब हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी हमारी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी हो। पर हमारा आर्टिकल 359 जो है वो ऑपरेट होता है तीनों केसेस में, कि भाई वॉर के बेसिस पे भी लगी हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी हो, या फिर आर्म रेबिलियन के बेसिस पे लगी हो, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी किसी के भी बेसिस पे लगे हमारा आर्टिकल 359 ऑपरेट रहेगा। वहीं आर्टिकल 358 सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसीज के बेसिस पे, ठीक है। और आर्टिकल 358 जो है उसके अंडर जो हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड रहेगा, वो तब कब तक रहेगा, वो तब तक रहेगा जब तक इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है। ऑफकोर्स ये बात है, प्रेसिडेंट अपने ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ये, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑर्डर में अलग से नहीं बताएगा कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड रहेगा, ठीक है। वहीं आर्टिकल 358 के अंडर जो भी राइट्स हैं, जो भी राइट्स का इन्फोर्समेंट है वो सस्पेंड हुआ है, वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए लेके होता है। मतलब प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर पीरियड के लेके इतने समय तक, इतने दिन, इतने जितने भी मतलब जितना भी वो बताएगा, इतने घंटे, इतने दिन, इतने महीने, कि भाई पर्टिकुलर टाइम बताना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि भाई इतने समय तक हमारा जो आर्टिकल 358 के अंदर ये वाले पर्टिकुलर राइट्स हैं, इनका पर्टिकुलर समय है, इतने समय तक ये सस्पेंड रहेंगे, इनका इन्फोर्समेंट जो है वो सस्पेंड रहेगा, ठीक है। कि भाई आर्टिकल 358 के अंदर प्रेसिडेंट को टाइम पीरियड बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरी इमरजेंसी, जब तक इमरजेंसी लगी है तब तक सस्पेंड रहेगा। वहीं आर्टिकल 358 के अंडर प्रेसिडेंट को राइट्स भी बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड हुआ है, फिर टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा कि कितने टाइम तक उनका इन्फोर्समेंट जो है वो सस्पेंड हुआ है। वो टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, मतलब जब तक इमरजेंसी लगे तब तक भी, या फिर कम भी हो सकता है, ठीक है। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे डिपेंड करता है। आर्टिकल 358 जो है वो पूरी की पूरी कंट्री के अंडर होता है, कि मान लीजिए एक स्टेट में लग गई तो पूरी की पूरी कंट्री के अंडर हमारा आर्टिकल 358 जो है वो आर्टिकल 19 सस्पेंड रहेगा। वहीं आर्टिकल 359 सिर्फ उसी पार्ट में सस्पेंड होगा जहाँ पे इमरजेंसी लगी है। ओके, आर्टिकल 358 सस्पेंड्स आर्टिकल 19 कम्प्लीटली, मतलब आर्टिकल 19 पूरी की पूरी तरह सस्पेंड हो जाता है, कि ना तो हम आर्टिकल 19 को फॉलो कर सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। वही आर्टिकल 359 डजंट एम्पावर द सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 जो भी 6 उसके प्रोविजन है वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। वहीं आर्टिकल 358 के अंदर हमारे आर्टिकल 20 और 21 इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार कैसे, उसके खिलाफ तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा ना, अगर किसी ने वॉयलेट किया तो वो तो सस्पेंड रहेगा। और फिर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के अरेस्ट कर लिया फालतू में, तो उसके खिलाफ भी हमें जाना ही पड़ेगा, वरना तो बहुत ज़्यादा आर्बिट्रीनेस जो है वो पैदा हो जाएगी। तो हमारी ये नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 3 बार ही लगी है, 1962, 1975, 1975, बस याद रखिएगा 3 बार लगी है। 1962 में हमारी जो चाइना के साथ कुछ इशू हो गया था तब लगी थी। 1970 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तब लगी थी। और सबसे फेमस हमारे इंडिया में 1975 वाली, इसको तो कौन ही भूल सकता है, ठीक है। जो हमारी चाइना के साथ हुई थी 1962 एंड 1971, जो पाकिस्तान वाली है वो एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी थी, भाई बाहर से खतरा है। 1975 वाली हमारी इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब तो इसको बदल के आर्म्ड रेबिलियन कर दिया है, तो वो अंदर के अंदरूनी खतरे, मतलब हमारे देश के अंदर कुछ हलचल हो रही है, ऐसा कुछ स्थिति पैदा हो रही है जिससे देश को खतरा है, तो उसके बेसिस पे लगी थी, ठीक है। तो हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है वो ख़त्म होता है आज। 3 टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गया है, उसका पूरा प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर होता है, फिर हमारे क्या क्या इफेक्ट होते हैं सेंट्रल स्टेट पे, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, एंड लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट होता है, एंड कितनी बार लगी थी और कौन कौन से ग्राउंड्स पे लगी थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरी करेंगे। इनके आर्टिकल्स ध्यान रखिएगा एंड पूरा प्रोसीजर एंड प्रोविजंस जो है वो ध्यान रखिएगा, कहाँ पार्लियामेंट काम करती है, कहाँ प्रेसिडेंट रूल बनाता है, एंड कौन कौन से राइट कैसे कैसे सस्पेंड हो सकते हैं। 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।